अब हम लोग संकुल क्षमता के बारे में समझते हैं। इससे पहले हमने आपको विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पे हमने आपको क्रिस्टल जालक के बारे में भी पढ़ाया था। संकुल क्षमता जो है वो क्रिस्टल जालक से ही संबंधित है। संकुल क्षमता होता क्या है? आपके पास मान लीजिए अगर कोई क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है या जिन कणों से मिलकर बना है, उन कणों के द्वारा क्रिस्टल जालक का कुछ आयतन होगा, तो क्रिस्टल जालक के आयतन का जितना भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है वही उसकी संकुल क्षमता होती है। हम इसको आपको कंपैरिजन करके समझाते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये एक संरचना है, हम एकक कोशिका को ही मान लेते हैं कि ये एक एकक कोशिका है, लेकिन इस एकक कोशिका में हमारे पास जो कण होंगे वो इसके सिर्फ कॉर्नर पे ही उपस्थित होंगे, कुछ इस प्रकार से। ये जो कण है ये कण का केंद्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये एक कण है जो कि गोले का शेप का है और उसका ये केंद्र है, तो हमने सिर्फ इसके केंद्र को यहाँ पे लिखा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो केंद्र है, ये जो कण है, इसका ये जो केंद्र है, इसका गोला कुछ इतना बड़ा होगा। आप ऐसा मान लीजिए, ठीक। इसलिए हमने इस फिगर में सिर्फ आपको एक कण के केंद्र के बारे में यहाँ पे बताया है, लेकिन ये जो केंद्र होता है ये एक गोला का ही केंद्र होता है। हम एक दूसरा एकक कोशिका ले रहे हैं, लेकिन ये एकक कोशिका जो होगा इसमें जो कणों की संख्या होगी वो इसके केंद्र पर तो होगी ही होगी। हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र पर तो कण होंगे ही होंगे, लेकिन इसके फलक पर भी 2 2 3 3 4 5 आप जितना एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए ये कण है और ये जो कण है ये इसका केंद्र यहाँ पे उपस्थित है। ये जो कण है ये डॉट डॉट हमने लिखा है, ये मान लीजिए एक केंद्रक है और इस केंद्रक का ये जो बड़ा वाला भाग है ये एक गोला है। अब आप सोचिए कि ये जो हमारे पास एकक कोशिका है, ये जो एकक कोशिका है, यदि आप इसमें सभी गोलों को बनाएं और इसमें सभी गोलों को बनाएं, तो इसमें जो अवयवी कण है, ये जो कण है केंद्र पे लगे हुए हैं, इन कणों के द्वारा इसका जो आयतन होगा, अगर दोनों का हम आयतन समान ले लें, मान लेते हैं इसका जितना आयतन है घन का उतना ही आयतन इस घन का है। अगर दोनों का आयतन समान है तो इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें गोलों की भी संख्या ज़्यादा होगी। गोलों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जब आप इसकी संरचना बनाएंगे तो उसके बीच में जो मिलने वाला खाली स्थान है वो बहुत कम हो जाएगा। इसमें जो मिलने वाला खाली स्थान है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? आप एक फिगर बना रहे हैं, उसको एज्यूम कीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास केंद्रक था, उसका गोला ये था, ये इसका गोला था। अब आप देख रहे हैं कि इसके बीच में ये जो खाली स्थान है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप बनाइए, आपको ये जो खाली स्थान है ये बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ऐसे आप बनाते चले जाएंगे तो हर एक कण का आप एक एक गोला बनाएंगे, आपको संरचना बहुत ही क्रिटिकल मिल जाएगी। ऐसे आप बनाते चले जाइए, इसलिए इसके बीच में जो खाली स्थान है वो बहुत कम होगा। इसके बीच में खाली स्थान कितना है आप देख के यहां से पता कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो संकुल क्षमता होगी वो ज्यादा होगी किसकी अपेक्षा में? इसकी अपेक्षा में। अब आप समझ गए होंगे कि संकुल क्षमता होती क्या है। संकुल क्षमता क्या होती है? अगर हमारे पास ये एक क्रिस्टल जालक है तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो अवयवी कण है, ये जो हमारे पास जितने अवयवी कण हैं, इन कणों के द्वारा इस घन के कुल आयतन का, ये जो काले वाले पेंसिल ने घन बनाया है, इस घन के कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कण के द्वारा घेरा जाता है वह उसकी संकुल क्षमता कहलाती है। तो संकुल क्षमता होता क्या है?
संकुल क्षमता। संकुल क्षमता क्या होता है? क्रिस्टल जालक की या क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन किसका? इसके कुल आयतन का। घेरा गया आयतन क्रिस्टल जालक के में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया। इसको हम थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन क्रिस्टल जालक की संकुल क्षमता कहलाता है। इसका दूसरे तरह से परिभाषा भी लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक, ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कण के द्वारा घेरा जाता है वह उसकी संकुल क्षमता कहलाती है। या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा, ये जो हमारे पास क्रिस्टल जालक है इसमें जो उपस्थित अवयवी कण है उसके द्वारा घेरा गया जो कुल आयतन होगा वो क्रिस्टल जालक की संकुल क्षमता कहलाता है। इसलिए इसका जो एक फॉर्मूला निकलता है वो निकलता क्या है कि संकुल क्षमता बराबर ये किसके बराबर होता है कि अगर ये हमारे पास क्रिस्टल जालक है तो क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक घन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन में घेरा गया अवयवी कणों के द्वारा आयतन, ये क्या हो गया? अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन। ये है कुल आयतन। ठीक, तो जो संकुल क्षमता होता है वो बराबर किसके होता है? क्रिस्टल जालक के कुल आयतन और अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए कुल आयतन के अनुपात के बराबर। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या परसेंटेज में लिखना चाहते हैं कि संकुल आयतन परसेंटेज में कितना होगा तो आप यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, आपको परसेंटेज में इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये था इसका परसेंटेज में वैल्यू जब आप इसको 100 से गुणा करते हैं, और ये था इसकी संकुल क्षमता जब आप इसको 100 से गुणा नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे पास मिलेगा ये परसेंट में कब होगा? जब आप इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो एकक कोशिकाएं होती हैं उसकी संकुल क्षमता कितनी होती है। अब हम वहां से एक एक एकक कोशिका की संकुल क्षमता के बारे में समझते हैं। हम एकक कोशिकाओं की संकुल क्षमता के बारे में समझते हैं, जिसमें हम पहला लेते हैं एफसीसी। किसको? एफसीसी को। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको आप फलक केंद्रित
एकक कोष्ठिका कहते हैं। हिंदी में आप इसको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संरचना क्या होती है, इसको हमने आपको समझा दिया था। अगर मान लीजिए हमारे पास एक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इसकी संरचना कैसे बनती है? इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। इसमें जो कण होते हैं वो इसके कॉर्नर पे होने के साथ साथ इसके फेस पर भी उपस्थित होते हैं। और फेस में कहाँ पे? फेस में इसके एकदम बीचों बीच वाले भाग में। जैसे ये वाला अगर हमारे पास एक फेस है तो इसका जो कण होगा वो यहाँ पर उपस्थित होगा। ये वाला जो फेस है इसके बीचों बीच ऊपर, ये वाला जो फेस है इसमें बीचों बीच यहाँ पे, इसके पीछे वाला जो फेस है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और आगे वाला ये जो फेस है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये नीचे वाला जो फेस है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो फलक पर उपस्थित कणों की संख्या है वो 6 होती है, 2, 2, 4, 2, 6, क्योंकि इसमें 6 फलक पाए जाते हैं। और इसके जो कोने पर उपस्थित कणों की संख्या होती है वो 8 होती है। ये हमारे पास उपस्थित कणों की संख्या है। इसलिए इस फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो कुल कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी, अब हम उसको समझते हैं। और हमने आपको इससे पहले फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में जब समझाया था तो बता दिया था इसमें जो कणों की संख्या होती है वो 4 होती है। एक बार उसको कैसे आता है समझ लीजिए। या FCC डायरेक्ट लिख रहे हैं, हिंदी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए FCC में, FCC मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC में कणों की संख्या। FCC में जो कणों की संख्या है वो बराबर कितना होगी? ये जो कण है, ये कण का सिर्फ यहाँ पे एक केंद्र ही लिखा गया है। इसका मतलब ये जो कण है इसका अगर गोला बनाए वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर ये गोला है, अगर ये इसका सेंटर है तो इस सेंटर को सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है, या यहाँ पे इसके सेंटर को बस बनाया गया है। इसका मतलब इसका जो गोला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और प्रत्येक गोले का सिर्फ इतना भाग ही इसमें लग रहा है। इसी तरह से इसका भी इतना ही भाग इसमें लगेगा, इसका भी इतना ही भाग इसमें लगेगा, इसी तरह से सबका इतना भाग इसमें लगेगा। तो ये जो लगने वाले कण हैं इसका सिर्फ 1/8 भाग ही लगता है, इसको हम समझा दिए थे। तो 1/8 भाग लग रहा है किसका? कणों की संख्या कितनी है? 8। तो 1/8 भाग 8 कणों का, प्लस ये जो हमारे पास फेस पे उपस्थित कण है या फलक पे जो उपस्थित कण है इसका आधा भाग इस एकक कोष्ठिका में, इसका आधा भाग अगले वाले एकक कोष्ठिका में लगेगा। तो इस एकक कोष्ठिका में इसका सिर्फ आधा भाग ही उपस्थित है। और कणों की संख्या है कितनी, या फलकों की संख्या है कितनी? फलक की संख्या 6 है, इसलिए कणों की संख्या 6 होगी, और 6 कण का सिर्फ 1/2 मतलब आधा भाग ही इस एकक कोष्ठिका में उपस्थित है, इसलिए इसका जो संख्या होगा वो 1/2 होगा। कितने कणों का? 6 कणों का। बराबर किसके हो जाएगा? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 8 से 8 कैंसिल, 1 बच गया, 2 से 6 कैंसिल, 3, और 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 1 ये और 3 ये बराबर किसके हो गया? 4 के। मतलब जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या होती है वो 4 के बराबर होती है। ये जो कण है ये एक गोला है, और एक गोले का जो आयतन होता है, एक गोले का जो आयतन होता है वो बराबर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब के। 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का आयतन ये होता है। तो हमारे पास जो कणों की संख्या 4 है, कणों की संख्या मतलब ये जो कण है अगर ये 4 है तो गोले भी 4 ही होंगे। तो 4 गोलों का आयतन कितना होगा? इसलिए
चूंकि एक गोले का आयतन और 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए 4 गोले का आयतन बराबर किसके होगा, 4/3 गुणे पाई आर क्यूब गुणे 4 के बराबर। ठीक, अब हमको पता चल गया कि इस एकक कोष्टिका में जो हमारे पास 4 गोले लगे हुए हैं या 4 जो कण लगे हुए हैं, उसका जो कुल आयतन होगा वो इसके बराबर होगा, किसके, 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 4 के बराबर होगा। हम यहाँ से इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं यहाँ से कि इसका एकक कोष्टिका का जो कुल आयतन होगा वो कितना होगा। ये जो एकक कोष्टिका है ये एक घन का है, इसलिए घन का जो आयतन होता है घन का आयतन बराबर होगा किसके, अगर हम इस एकक कोष्टिका को लें और इसकी भुजा यहां से यहां तक ए मान लें, तो इसका जो आयतन होगा घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब के। ये आपको बता दिया गया होगा। इसमें ये जो हमारे पास कण है, ये जो कण है इसके गोले को हम बनाते हैं। इसका गोला कुछ इतना बड़ा, ये हम मान लीजिए इसका गोला है। इस कण का जो गोला है वो इतना बड़ा है। इसका आधा भाग ही अगर इसको ऐसे काट दिया जाए ऐसे, तो इसका आधा भाग इसमें है और आधा भाग दूसरे एकक कोष्टिका में होगा। और यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉर्नर पे ये कण है, इसका सिर्फ 1/8 भाग ही इसमें मिल रहा है। वो इससे अटैच होते हुए कुछ इस प्रकार से बनाता है, वो अटैच होते हुए कुछ इस प्रकार से संरचना बनाता है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसका मान लीजिए अगर ये गोला है तो इसका कुछ त्रिज्या होगा, हम इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं। तो घन का जो त्रिज्या हो किसके बराबर है, r के बराबर। माना घन की त्रिज्या बराबर किससे है, r। अब आप क्या कीजिए कि इसको इस वाले सेंटर को इस वाले सेंटर से मिलाइए और इस वाले सेंटर को इस वाले सेंटर से मिलाइए, और हम इसका नाम रख लेते हैं कुछ इस फलक का। इस जो फलक पे हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस फलक को हम मान लेते हैं कि ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी है, ये कॉर्नर सी है और ये कॉर्नर डी है। इसके कोनों को हमने ए बी सी डी मान लिया। हम कह रहे हैं आप ए से सी तक की लंबाई निकालिए। आपको पता है कि ये जो हमारा कॉर्नर है इसका इतना भाग यहाँ पे है, तो इसका इतना भाग कुछ बाहर इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और अगर ये गोला है, यही मान लीजिए गोला है, तो जितनी त्रिज्या इसकी यहाँ पे होगी उतना ही त्रिज्या यहाँ पे होगी, उतना ही त्रिज्या यहाँ पे होगी, उतना मतलब गोले में जो त्रिज्या होगी वो एक समान होगी। तो अगर यहाँ से, अगर ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये त्रिज्या यहाँ इतना है, यही त्रिज्या यहाँ पे भी वही, ये बड़ा बन गया है। लेकिन आप ज्यूम कीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से है कि इसकी जो त्रिज्या है वो सभी जगह एक समान है। यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक गोला होगा, उसकी त्रिज्या चारों तरफ एक समान होगी। और त्रिज्या है कितनी, वो त्रिज्या r के बराबर है। फिगर क्रिटिकल ना हो, बहुत जटिल ना हो, इसलिए हम इसको बाहर से सब मिटाते हैं और इसको हम समझते हैं कि अगर ये r है, ये r है, ये भी r है, तो इस गोले को, इसका जो सेंटर है यहाँ से देखिए, तो ये भी r होगा और ये भी r होगा। मतलब ये वाला भाग भी r होगा और ये वाला भाग भी r होगा। तो इस गोले में अगर यही गोला होता और इसका ये सेंटर होगा, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी r होगी, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी r होगी। तो इसमें जो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, 2r के।
जो टोटल दूरी होगी वो बराबर किसके हो जाएगी, 2r के। तो यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो टोटल दूरी होगी वो r प्लस r 2r के बराबर हो जाएगी। और एक r यहाँ पे और एक r यहाँ पे, मतलब a से c तक की जो टोटल लंबाई है वो r प्लस r प्लस r प्लस r, मतलब r यहाँ पे 2r यहाँ पे r, टोटल 4r के बराबर है। तो AC की जो टोटल लंबाई होगी AC बराबर किसके होगा, r प्लस 2r, 2r गोले वाला और एक r ये वाला, और इसका r होगा प्लस r। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4r के। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये इसकी त्रिज्या के रूप का है। अब हम इसके इसी वाले भाग को A से C तक की लंबाई को हम इसकी भुजा के रूप में निकालते हैं। तो भुजा के रूप में आप इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, हम इसको भुजा के रूप, इसको मिटा नहीं रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। हम इसकी भुजा को लंबाई को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक समझते हैं। चूंकि ये क्यूब है इसलिए इसके बीच में यहाँ पे जो बनने वाला कोण है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, यहाँ पे जो बनने वाला कोण है ये 90 डिग्री के साथ साथ इसमें जब आप पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो AC जो बराबर होगा, AC बराबर हो जाएगा किसके, AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर धन का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो AC जो बराबर होगा वो AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से आप स्क्वायर हटाते हैं तो इसके दोनों एक तरफ अंडर रूट लग जाता है। चूंकि ये एक घन है और घन में जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, वो ऊंचाई होता है, वो सब एक समान होता है। तो अगर ये वाला A है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की भुजा A है, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा A होगी, यहाँ से यहाँ तक की भुजा A होगी। इसी तरह से सबकी जो भुजा है वो A के ही बराबर होगी। ठीक, इसलिए AD की जो लंबाई होगी वो भी A के ही बराबर होगी। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि AC जो बराबर होगा वो AD क्या है, A के बराबर, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा प्लस DC ये भी A के बराबर होगा, इसलिए ये भी A स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट 2A स्क्वायर। और आपको पता है कि जब अंडर रूट में कोई चीज स्क्वायर के रूप में होती है, जैसे यहाँ पे समझाना है कि अगर आपको पास 9 को अगर आप अंडर रूट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, इसको जब आप इसको इस रूप में अगर आपको मिलता है 3 गुणे 3 के रूप में, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाती है कि क्या, 3। तो अगर आप 3 और 3 को आपस में गुणा करें तो ये 3 के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। और ये अंडर रूट 2 से ये ये अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाता है और आपको सिर्फ 3 मिल जाता है। तो यहाँ से आप देखिए, तो अगर ये अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 इसको हम अलग लिख लेते हैं इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, इसको अलग लिखते हैं, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। तो यहाँ से आप अंडर रूट ए स्क्वायर को आप ए गुणे ए लिख सकते हैं। और जब भी आपको अंडर रूट में ए गुणे ए मतलब पेयर बन जाता है, उसमें सिर्फ आप एक बार इसको आगे लिख लेते हैं और अंडर रूट हट जाता है। ठीक, तो यहाँ से अब जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 इंटू ए के बराबर। ठीक, अब हम इसको मिटाते हैं, ये समझाने के लिए बस था। यहाँ से आप देखिए कि AC जो लंबाई थी वो 4r के बराबर थी। यहाँ पे जो AC है ये क्या है, ये AC है, इसको भी हम मिटाते हैं, इसको हम समझा दिए आपको। ये जो AC है ये भी बराबर है अंडर रूट 2 इंटू ए के। यहाँ AAC और AAC दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, इसलिए 4r और अंडर रूट 2a इंटू ए भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए बराबर 4r, इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम इसको थोड़ा किनारे करते हैं। ठीक, ये आपको इतना मिल जाएगा।
दोनों AC आपस में बराबर है, इसलिए इसका ये वाला जो दायां भाग है वो भी आपस में बराबर होगा, या दायां पक्ष या बायां पक्ष आप जो भी समझते हैं। यहाँ से आप A की वैल्यू निकालें तो A बराबर 4r अपान अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। अंडर रूट 2 कभी भी नीचे नहीं रहता है, इसलिए इसका परमेयीकरण किया जाता है, रेशनलाइजेशन किया जाता है, और ऊपर भी अंडर रूट 2 का और नीचे भी अंडर रूट 2 का गुणा कर दिया जाता है। तो जब यहाँ से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का आपस में गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 के। और अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसी को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। और ये जो 2 होता है इससे ये रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि जो रूट का मान होता है वो 2 पे पावर 2 का 1/2 के बराबर होता है। अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो इसके ऊपर पावर 1/2 के बराबर होता है। आपको पता है कि इसका आपस में गुणा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a पे पावर m है और इस पे पावर n है तो आप a पे पावर m इंटू n लिखते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे जो 2 पे पावर 2 है इसको आप 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपको 2 मिल जाएगा। ये टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या? ये जो a होगा ये बराबर हो जाएगा, ये 4 तो ऊपर रहेगा 4r, अंडर रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसकी जो वैल्यू है वो 2 के बराबर मिल जाएगी। और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो इसकी a की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 2r या 2 अंडर रूट 2r, अंडर रूट 2r। ये एक 2 बच गया, ये r बच गया, ये अंडर रूट 2 बच गया, और ये जो बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू आर के। किसके बराबर हो गया? a के। और a है क्या? a है इस घन की भुजा। इस घन की भुजा a है जो कि हमने त्रिज्या के रूप में निकाल लिया। ये किसके बराबर है? 2 अंडर रूट 2 इंटू आर के। अब हम इसके आगे समझते हैं। इसको हम हाथ से ही मिटाते हैं, ठीक। यहां से आपको पता क्या है कि इस पूरे एकक कोष्टिका जो घन के आकार का है इसका आयतन किसके बराबर है? a क्यूब के। इसलिए यहां से इसकी त्रिज्या के रूप में जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? यहां से देखिए, घन का आयतन जो a क्यूब है ये बराबर किसके होगा? a क्यूब बराबर किसके है? 2 अंडर रूट 2r, इसके क्यूब के, ठीक। आपको पता क्या है कि हमारे पास जो संकुल क्षमता होती है किसकी, यहाँ पे हम एक चीज और लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुल क्षमता की संकुल क्षमता हम निकाल क्या रहे हैं, बेसिकली ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। ये था हमारे पास संकुल क्षमता किसकी? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की। इसको निकालेंगे कैसे? तो संकुल क्षमता में आपको पता क्या है कि हमारे पास जो अवयवी कण होते हैं जो कि क्रिस्टल जालक से मिलकर क्रिस्टल जालक में जो अपना भाग उपस्थित कराते हैं, मतलब जो क्रिस्टल जालक है उसमें उपस्थित जो अवयवी कणों का भाग होता है वो उसके कुल आयतन का घेरा गया भाग होता है। तो अब आपको पता क्या चल गया? घन का कुल आयतन पता चल गया। कितना है घन का कुल आयतन? घन का कुल आयतन 2 अंडर रूट 2 आर क्यूब के बराबर है। और आपको इसमें जो घेरा गया जो कणों की संख्या है उसका जो कुल आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 के बराबर है। और हमें संकुल क्षमता के लिए चाहिए क्या? कि हमारे पास इसमें जो उपस्थित कण है उनके द्वारा घेरा गया आयतन और इसका जो टोटल आयतन है वो कितना है, यही दो हमको चाहिए था। दोनों हमको मिल गया है। कणों के द्वारा जो घेरा गया आयतन है वो ये है और इसका जो कुल आयतन है वो ये है। अब हम यहाँ से इस फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुल क्षमता का निकालते हैं। तो क्या है संकुल क्षमता? ये आप लिख लीजिए FCC की संकुल क्षमता, FCC की
FCC की संकुल क्षमता बराबर होगी घेरा गया आयतन, कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, जगह नहीं इसलिए हम सिर्फ लिख ले रहे हैं घेरा गया आयतन बटे में कुल आयतन। घन का जो कुल आयतन है वो किसके बराबर है, a क्यूब के, और a क्यूब बराबर किसके है 2√2r और a क्यूब के। और इसमें जो 4 गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन वो किसके बराबर है 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4, ये इसके बराबर है। और इसका ये तो हो गया घेरा गया आयतन किसके द्वारा, कणों के द्वारा। और इसका जो कुल आयतन है वो किसके बराबर है a क्यूब, और a क्यूब को हम इस रूप में लिख रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा किसके 2√2 इंटू r के क्यूब के। यहाँ से आप 3 को नीचे लेके आइए और 4 का आपस में गुणा कर दीजिए। ये भाग के रूप में है तो ये अंश है, ये हर है। और अगर इसको हम अंश ले लें और इसको हर ले लें तो ये अंश है, ये हर है। और इसी में देखिए आप, ये अंश है, ये हर है, तो हर हर को एक साथ लाइए तो ये जो 3 है ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r क्यूब गुणे 4 का जब आपस में यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 16 के। और इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ऊपर वाला जो टोटल भाग है वो हो गया 16 पाई r क्यूब के बराबर, और नीचे वाला जो भाग है वो बराबर हो जाएगा, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी पावर 3 होगा, इसका भी पावर 3 होगा, इसका भी पावर 3 होगा। ठीक, तो इसका जब 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हो गया 8। ठीक, ये तो हो गया। इसका जब आप करेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार, √2 इंटू √2 इंटू √2। जब आप √2 का √2 से करेंगे तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 बराबर √4, √4 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। √4 में जब आप 2 को पावर 2 लिखेंगे, कैसे √2 इंटू √2 बराबर √4, और √4 को जब आप √2 पे पावर 2 लिखेंगे तभी तो 2 पे पावर 2 4 हुआ, 2 पे पावर 2 4 हुआ। इसलिए इस 2 से ये √, हट जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 2, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है। और हमारे पास अभी भी एक √2 बच गया, ये था हमारा √2। और क्या बच गया, ये हो गया आपका r क्यूब, ये हो गया r क्यूब। तो अब इसकी जो टोटल वैल्यू बच गई वो गुणे 2 ये √2 इंटू r क्यूब के बराबर हो गया। यहाँ से आप पाई की वैल्यू पता है आपको कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.14, आगे भी वैसे होकर बढ़ते जाता है। और इसकी एक वैल्यू और होती है 22/7। पाई की 2 वैल्यू होती है, एक होती है 3.14 और इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है वो 22/7 के बराबर होती है। ठीक, यहाँ से आप पाई के जगह पे आप लिखिए 22/7। जब 22/7 आप लिखेंगे तो 22 तो ऊपर रहेगा लेकिन 7 नीचे, मतलब 22/7 में 22 तो अंश है लेकिन 7 है, हर है, इसलिए ये हर के साथ चलाएगा। ये हो जाएगा 16 गुणे 22 गुणे r क्यूब बटा 8 गुणे 2 गुणे 7 गुणे √2r क्यूब, ये इसके बराबर हो गया। अब आप यहाँ से कैंसिल कीजिए तो ये हो गया 8 दूना 16, तो इसके जगह पे हम सिर्फ 16 लिख ले रहे हैं। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको r क्यूब से r क्यूब कैंसिल मिल जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, FCC की जो संकुल क्षमता है वो किसके बराबर बच जाएगी 22 बटा 7√2, इसके बराबर बच गई। ठीक, यहां से आपको पता क्या है, हमने एक चीज गलती किया है, यहाँ पे 3 को नहीं लिखा है, 4/3 जो था इसमें हमने 3 को सब जगह छोड़ दिया है, इसलिए हम यहाँ पे भी 3 को लिख ले रहे हैं।
देखिए 4/3 में इस 3 को हमने नीचे नहीं लिखा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे अभी भी नीचे 3 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। तो 3 गुणे 7 21, और ये गुणा √2। √2 की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है √2 बराबर 1.414 के बराबर। ठीक, तो √2 की जगह आप 1414 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/3, 3 और 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुणे 1.414। जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं ये आता है 0.74, और 0.74 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप सिंपल 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद ये जो दो आपके पास 2 अंक के पहले ये जो आपको डॉट या दशमलव दिख रहा है, ये 2 अंक के बाद लग जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 74% के। मतलब जो एफसीसी की संकुल क्षमता होती है वो 0.74 या 74% के बराबर होती है। ये कैसे आया? तो अगर ये मान लीजिए 22 है और नीचे यहाँ पे 21 है, लेकिन इसके साथ 1.414, मतलब अगर ये 1.4 की जगह पे 5 होता, 1.5 के बहुत करीब है, अगर ये 1.5 होता तो जब आप इसमें 21 में 1.5 का गुणा करते तो 21 का आधा और बढ़ जाता, 21 का आधा बढ़ जाता, इसलिए नीचे वाला जो मान है वो ज़्यादा हो जाता, ऊपर वाला जो मान है वो कम हो जाता। तो आपको काटने के लिए दशमलव बढ़ा के और इसको काटना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.74 के बराबर आती है। आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो 100 से गुणा करते हैं, ये 74% के आसपास में आता है। ये था हमारी एफसीसी की संकुल क्षमता, जो कि हमने आपको एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझा दिया।